नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 11 के जो लेसन नंबर दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसका सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमें जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग का सिद्धांत है, तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, चंद्रमा की उत्पत्ति, इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए ब्रह्मांड के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है और इसे इकाई सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो ये इस सिद्धांत को इकाई सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो इसे देखिए, एक तो इकाई सिद्धांत क्यों कहा जाता है, तो इकाई सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण एक परमाणु से हुआ, एक परमाणु से हुआ और विस्फोट के कारण, इसलिए इसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। यानी ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म परमाणु से एक विस्फोट की क्रिया के द्वारा हुआ, इसलिए इसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को जार्ज लेमेंटर, इन्होंने 1894 से 1896 में दिया और ये बेल्जियम के निवासी थे। जो जार्ज लेमेंटर है ये बेल्जियम के निवासी है। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को 1894 से 1896 में दिया और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक एकांकी परमाणु से हुआ है और एक विस्फोट की घटना के कारण हुआ है, इसलिए इसे इकाई सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। और इसके अलावा 1920 में एक विद्वान है एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड के जो विस्तार का अर्थात होता है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हट रही है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हट रही है। तो ब्रह्मांड का विस्तार के आधार पर से विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का नाम दिया, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस से विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। और इस विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना को इस सिद्धांत के बाद में 1920 में दिया और ये दिया एडविन हब्बल ने। तो ये एडविन हब्बल ये कहते हैं कि इन्होंने प्रमाण दिया है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। तो देखिए आकाश गंगाएं कैसे कहते हैं, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगाएं कहते हैं, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगाएं कहते हैं। एक आकाश गंगा के अंतर्गत 150 अरब तारे होते हैं, 150 अरब, और इस तरह की ब्रह्मांड के अंतर्गत लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हट रही है। तो इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा बताया कि इन्होंने ये बताया कि जैसे एक गुब्बारा ले लिया, ये गुब्बारा है, ये अब इस गुब्बारे के ऊपर क्या किया कि इसने कुछ ये चिन्ह लगा दिए, ये गहरे ये चिन्ह लगा दिए। ये चिन्ह लगा दिए। तो इसमें जो एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे को तो इसने माना ब्रह्मांड, इस गुब्बारे को तो ब्रह्मांड, और ये जो चिन्ह लगाए हैं इनको मान लिया आकाशगंगा, आकाश गंगा। अब देखिए ये गुब्बारा है, अब इसके अंदर जैसे हवा भरते हैं तो इस गुब्बारे का आकार और बढ़ जाएगा। तो इसमें हवा भर दी तो इस गुब्बारे का आकार बढ़ गया। और इसके ऊपर है जो लगे हुए चिन्ह हैं, इनका आकार भी बढ़ गया। तो अब आप देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार जैसे इस गुब्बारे को आकाश, ये ब्रह्मांड मान लिया और इस पर जो लगे हुए चिन्ह ये हो गई आकाश गंगा। अब इसको ब्रह्मांड को मान लिया, इसका विस्तार हो रहा है, तो देखिए विस्तार हो गया। तो इसके साथ साथ में जो आकाश, आप देखिए कि जैसे गुब्बारा है,
गुब्बारे के ऊपर चिन्ह लगा दिए। अब इस गुब्बारे में अपन हवा भरेंगे तो गुब्बारे का आकार बढ़ रहा है, और गुब्बारे के आकार के साथ साथ में जो इस गुब्बारे पर चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों का आकार भी बढ़ रहा है, और चिन्हों के साथ साथ में इसके बीच की दूरी भी बढ़ रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो देखिए अब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ में आकाश गंगाओं का आकार बढ़ रहा है, और आकाश गंगाओं के साथ साथ में इनकी दूरी भी बढ़ रही है। तो इस सिद्धांत के अनुसार तो ये होना चाहिए कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो आकाश गंगाएं भी विस्तार हो रही है, आकाश गंगाएं विस्तार होने के साथ साथ में इनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है। तो ये जो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है, इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत सही प्रतिपादित नहीं होता, क्योंकि यदि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता तो इसके साथ साथ में आकाश गंगाएं दूर हो रही है, और आकाश गंगा दूर तो हो रही है लेकिन आकाश गंगा का आकार भी बढ़ रहा है। अगर आकाश गंगा का आकार बढ़ता तो आकाश गंगा के अंतर्गत पूरा सौर मंडल है, आकाश गंगा में सौर मंडल है, और इसमें के साथ साथ में सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, शुक्र वगैरह इनकी जो ग्रहों की दूरी है वो भी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, वो दूरी वर्तमान में भी इतनी है। अगर ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता तो जो सौर ये आकाश गंगा है, आकाश गंगा के अंदर सौर मंडल के जो ग्रह है, इन ग्रहों के बीच की दूरी बढ़ जानी चाहिए। तो इस सिद्धांत को विद्वान आंशिक रूप से सही मानते हैं। तो देखिए एडविन हब्बल ने यह प्रमाण दिया है कि लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब आकाश गंगाएं दूर हटती जा रही है। तो इन्होंने इस गुब्बारे के प्रयोग के द्वारा बताया कि एक गुब्बारा लिया, इस गुब्बारे को इन्होंने पूरा ब्रह्मांड मान लिया, और इस पर एक कुछ चिन्ह लगाए, इन चिन्हों को आकाश गंगा मान ली। अब इसे को देखिए, इसमें हवा भरी तो इसके साथ साथ में इसका आकार बढ़ रहा है, गुब्बारे का आकार बढ़ रहा है, गुब्बारे के आकार के साथ साथ में इसमें जो चिन्ह लगाए वो चिन्हों का आकार बढ़ रहा है, और चिन्हों के आकार के साथ साथ में दूरी बढ़ रही है। तो विद्वान ये मानते हैं कि यदि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती, और इसके साथ साथ में आकाश गंगाओं के अंतर्गत जो सौर मंडल है, सौर मंडल के अंतर्गत जो ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल वगैरह, इनके बीच की दूरी भी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में दूरी इतनी ही है, इसलिए ये सिद्धांत आंशिक रूप से मान्य है। अब देखिए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत वर्तमान समय के अंतर्गत सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत इसे जॉर्ज लेमेंटर ने 1894 से 1896 में दिया, और इसे इकाई सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड का निर्माण वो 3 स्टेपों में हुआ। सबसे पहले देखिए प्रथम अवस्था के अंतर्गत एक एकांकी परमाणु बना। देखिए प्रारंभ में जिनसे ब्रह्मांड बना, सबसे पहले प्रारंभ में बेसभी पदार्थ, प्रारंभ में बेसभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना, जिनसे ब्रह्मांड बना, वे एक छोटे गोलक के रूप में, वे एकांकी परमाणु के रूप में, एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे, एक स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन, देखिए जिनका आयतन अति सूक्ष्म, जिनका आयतन अति सूक्ष्म, वे घनत्व तथा आयतन अति सूक्ष्म तथा घनत्व वे तापमान अनंत था।
अनंत। तो देखिए जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था के अंतर्गत जिनसे ब्रह्मांड बना, तो ऐसे परमाणु जिनसे ब्रह्मांड बना एक सूक्ष्म परमाणु के रूप में एक ऐसे विलक्षण बिंदु का नाम दिया गया है, एक एकांकी परमाणु या विलक्षण बिंदु का नाम दिया गया है। तो प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत एक एकांकी परमाणु का निर्माण हुआ जिसका आयतन अति सूक्ष्म, आयतन अति सूक्ष्म था और घनत्व एवं तापमान अनंत था, घनत्व एवं तापमान अनंत था। अब देखिए दूसरी अवस्था में, तो इस छोटे गोलक के सेकंड अवस्था, दूसरी अवस्था है और यह घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो दूसरी है, ये सेकंड है, इसमें दूसरी घटना के अंतर्गत विस्फोट क्रिया, विस्फोट की क्रिया हुई। तो देखिए जो प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था के अंतर्गत तो बिग बैंग की प्रक्रिया के अनुसार बिग बैंग प्रक्रिया के अनुसार इस छोटे गोलक में इस छोटे गोलक में विस्फोट हुआ। इस छोटे गोलक में विस्फोट हुआ और यह घटना यह घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। जो विस्फोट की क्रिया है ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो देखिए इसमें तो ये विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और ये विस्फोट की क्रिया 1 सेकंड के अल्पांश हुई। विस्फोट की क्रिया, जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जो आज भी जारी है, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और देखिए इसमें विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। पदार्थों में परिवर्तित हो गई। और देखिए ये जो विस्फोट की क्रिया है, विस्फोट की क्रिया, विस्तार की क्रिया 1 सेकंड के, विस्तार की क्रिया 1 सेकंड के अल्पांश हुई। 1 सेकंड के अल्पांश में हुई। इसके बाद धीमी पड़ गई, धीमी पड़ गई। और इसे जो परमाणु का निर्माण है, परमाणु का निर्माण एकांकी परमाणु का निर्माण आरंभिक तीन मिनट के अंतर्गत हुआ। 3 मिनट के अंतर्गत हुआ। तो देखिए जो ये पहली अवस्था थी, पहली अवस्था के अंतर्गत तो ये है
कि इस सिद्धांत के अनुसार एक एकांकी सूक्ष्म परमाणु का निर्माण हुआ जो एक स्तर पर स्थित था, जिसका आयतन अति सूक्ष्म और इसका घनत्व तापमान अनंत था। इसके बाद में इस एकांकी परमाणु के अंतर्गत विस्फोट की क्रिया हुई। विस्फोट के कारण जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जैसे आप देखें कि जैसे कोई अगर फटाखा चलाते, फटाखा चलाने के बाद विस्फोट होता है, विस्फोट का जो धुआं वगैरह निकलते गए, तो इसके कारण से विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की क्रिया हुई। तो ये विस्तार की क्रिया है, ये विस्तार की क्रिया 1 सेकंड के अंतर्गत हुई। 1 सेकंड में ये इसका विस्तार हुआ और विस्तार के कारण इसके बाद में इसकी जो गति है वो धीमी पड़ गई, जो विस्तार की गति है वो धीमी पड़ गई। और इस परमाणु का जो निर्माण है वो आधुनिक 3 मिनट के अंतर्गत हुआ था। विस्फोट की क्रिया से पहले 3 मिनट के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। तो देखिए आप इसमें विस्तार की क्रिया देख सकते हैं कि ये एकांकी परमाणु है, एकांकी परमाणु में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण ये आकाश गंगाएं बनी। अब इसका ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। देखिए विस्तार होने के कारण ये आकाश गंगाएं दूर दूर हटती जा रही है। इसके बाद फिर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, आकाश गंगाएं फिर दूर दूर हटती जा रही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। और तीसरी अवस्था के अंतर्गत बिग बैंग की घटना के 3 लाख वर्षों के दौरान, बिग बैंग घटना के बिग बैंग घटना के 3 लाख वर्ष के दौरान, बिग बैंग घटना के 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 डिग्री केल्विन तापमान परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ। 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 डिग्री केल्विन तापमान गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ। परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ जिससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो देखिए ये था जो बिग बैंग सिद्धांत है। तो बिग बैंग सिद्धांत को इकाई सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। तो इस देखिए जो इसमें 3 अवस्था हुआ ब्रह्मांड का निर्माण। पहली अवस्था है, पहली अवस्था के अंतर्गत एक सूक्ष्म परमाणु का निर्माण हुआ जिसका आयतन अति सूक्ष्म, तापमान एवं घनत्व अनंत था। इसके बाद दूसरी अवस्था के अंतर्गत इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण जो कुछ पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो गए और इससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसके बाद में देखिए ये जो विस्फोट की क्रिया है, विस्फोट की क्रिया के 1 सेकंड के अल्पांश में ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसके बाद में विस्तार की गति धीमी पड़ गई और इस परमाणु का निर्माण 3 मिनट के अंतर्गत ही हुआ था। और लगभग बिग बैंग की घटना ये लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। 13.7 अरब वर्ष पहले ये जो बिग बैंग की घटना है ये लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। तो इसमें क्या है कि लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 डिग्री केल्विन तापमान गिर गया और तापमान गिरने के कारण धीरे धीरे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। जैसे देखिए कोई विस्फोट की क्रिया होती है, कोई बम चलता है, फटाखा चलता है, तो इसमें विस्फोट के कारण एकदम धुआं निकलती है, अंधेरा छा जाता है और कुछ परमाणु निकलते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे उस क्षेत्र का जो तापमान गिरता है तो वो वहाँ का जो वायुमंडल है वो पारदर्शी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड ने धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। तो इस सिद्धांत को तो देखिए जो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था और इस सिद्धांत को जो समझाने का कार्य है जो उदाहरण की तरफ से वो किया था एडविन हब्बल ने। तो इसको ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। अब तारों का निर्माण देखिए, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब देखिए तारों के निर्माण की प्रक्रिया। तारों के निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में प्रारंभ जैसे जो प्रारंभिक ब्रह्मांड बना था इसमें ऊर्जा व पदार्थों का वितरण समान नहीं था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थों का वितरण समान नहीं था। तो प्रारंभ में जो ब्रह्मांड बनाए इसके अंतर्गत ऊर्जा व पदार्थों का वितरण समान नहीं था और घनत्व में इसमें घनत्व में आरंभिक भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। जिसके परिणामस्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। जिसके परिणामस्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। तो देखिए जब प्रारंभ में ब्रह्मांड बना था तो ब्रह्मांड के अंतर्गत कितनी ऊर्जा निकली, कितने पदार्थ हुए, इसका जो वितरण है वो समान नहीं था। तो इसमें घनत्व में भी भिन्नता थी। तो घनत्व में भिन्नता के कारण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। तो इसके कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता के कारण जो पदार्थ है उनका एकत्रण हुआ। एकत्रण के कारण जो पदार्थ एकत्रण हुए तो उन्हीं से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो आकाश गंगा के अंतर्गत तारे लगभग 150 अरब तारे होते हैं एक आकाश गंगा के अंतर्गत। तो देखिए एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। इसके अंतर्गत लगभग 150 अरब तारे होते हैं और आकाश गंगा का विस्तार इतना अधिक होता है, इसका विस्तार इतना अधिक होता है कि इसकी दूरी प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। इसकी दूरी प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। जो एक आकाश गंगा का विस्तार होता है वो विस्तार लगभग 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष होता है। 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष।
जो एक आकाशगंगा का विस्तार है वो 80,000 से 1,00,000 प्रकाश वर्ष के अंतर्गत होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत जब ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड के अंतर्गत गैस व धूल के कणों की एक निहारिका बनी। तो इसमें आकाशगंगा के जो निर्माण की शुरुआत है आकाशगंगा के अंतर्गत हाइड्रोजन के संचयन से हुआ। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन के विशाल बादल के संचयन से हुई। विशाल बादल के संचयन से हुई। जैसे निहारिका कहा गया, जिसे निहारिका कहा गया। और इस बढ़ती निहारिका में गैस देखिए, इस जो निहारिका है इस निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। इस निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते गैसीय पिंड बन गए। गैसीय पिंड बन गए जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और जो तारों का निर्माण है ये 5 से 6 अरब वर्ष पहले, देखिए ऐसा माना जाता है कि जो तारों का निर्माण है ये 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तो देखिए तारों के निर्माण की प्रक्रिया को देखिए कि प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड में ऊर्जा में पदार्थों का वितरण समान नहीं था। ये विस्फोट की क्रिया हुई और विस्फोट के कारण जो पदार्थ निकले ऊर्जा थे इसका वितरण समान नहीं था। इसमें गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता, इसके गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। और इस भिन्नता के कारण क्या है कि इसके जो पदार्थ है इनके अंतर्गत एकत्रण हुआ। जब पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण में लगा एकत्रित हुए तो इन्हीं से आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। और इन आकाशगंगाओं का विस्तार इतना है कि इनकी दूरी प्रकाश वर्षों के अंतर्गत मापी जाती है। जैसे आप देखिए कि ये प्रारंभिक अवस्था में जब ब्रह्मांड बना था तो ये गैस में धूल के कणों का एक समूह है। सबसे पहले गैस और धूल के कणों का ये समूह था। ये गैस और धूल के कणों का समूह विकसित हुआ और इस गैस और धूल के कणों के समूह को निहारिका नाम दिया गया। निहारिका, गैस और धूल के कणों का जो समूह है इसको नाम दिया गया निहारिका। और इस निहारिका के अंतर्गत जो गैस के जो कण है वो झुंडों के रूप में विकसित हुए। ये अलग अलग ये झुंड बने और इस गैस के जो झुंड है इनसे तारों का निर्माण हुआ। गैस के झुंडों से तारों का निर्माण हुआ और इन तारों के जो समूह है इन तारों के समूह से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो देखिए इसको जो मेन जो समझाने का जो पॉइंट है वो यहाँ से है कि प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ऊर्जा और पदार्थों का वितरण समान नहीं था। इससे गुरुत्वाकर्षण बल लगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थों में एकत्रण हुआ। एकत्रित हुए पदार्थ, तो इसे एकत्र जो पदार्थों का एकत्रित होना है इसी से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ कि गैस में धूल के कणों का एक समूह विकसित हुआ। इस समूह को नाम दिया गया निहारिका। और इस निहारिका के अंदर जो हाइड्रोजन के अणु है वो हाइड्रोजन के अणु झुंडों के रूप में विकसित हुए और ये जो झुंड थे वो एक गैसीय पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए और इन गैसीय पिंडों से ही तारों का निर्माण हुआ। और ये प्रक्रिया लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई है। तो ये थी तारों के निर्माण की प्रक्रिया। अब है ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया। देखिए ग्रहों का निर्माण,
ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया ये जो ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया है ये लगभग 4.6 से ग्रहों के जो निर्माण की प्रक्रिया है ये 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुई। तो देखिए इसमें क्या है कि तारे या आकाशगंगा है या ग्रह, इन सभी का निर्माण एक नीहारिका के द्वारा हुआ है। और नीहारिका क्या है कि गैस व धूल के कणों का समूह, गैस व धूल के कणों का समूह नीहारिका कहलाता है। गैस में धूल के कणों का समूह नीहारिका कहलाता है। तो देखिए अब तारों का निर्माण कैसे हुआ कि ये नीहारिका है, ये गैस और धूल के कणों के समूह के ये नीहारिका है ये। और इस नीहारिका के अंतर्गत ये तारों का निर्माण भी हो चुका है। इस नीहारिका के अंतर्गत ये तारे पहले से मौजूद है, नीहारिका के अंतर्गत तारे पहले से मौजूद है। तो तारे नीहारिका के अंतर्गत गैस के झुंडों का एक समूह है, गैस के ये झुंडों का समूह है। नीहारिका के अंतर्गत क्या ये तारे क्या थे, गैस के झुंडों का समूह है। और इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय बादल के गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय बादल में एक क्राउड का निर्माण हुआ, क्राउड केंद्र। तो इसके अंतर्गत क्या है कि एक क्राउड का निर्माण हुआ है, इसमें केंद्र का निर्माण हो रहा है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर ये तार का ये केंद्र का निर्माण हुआ है ये। तो ये देखिए तार नीहारिका के अंतर्गत तारे गैसों का झुंड है। और इसके अंतर्गत क्या है कि इस गैसीय बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक केंद्र का निर्माण हुआ, ये क्राउड का। ये क्राउड एक घूमती हुई तस्तरी है, घूमती हुई तस्तरी। तो इस गैसीय बादल के अंतर्गत ये घूमती हुई एक तस्तरी का निर्माण हुआ है, केंद्र क्राउड का निर्माण हुआ है इस पहली अवस्था के अंतर्गत। और अगली अवस्था के अंतर्गत इसमें क्या है कि संघनन की क्रिया हुई। इसमें संघनन की क्रिया हुई। संघनन का मतलब होता है कि जो गैसीय पिंड होते हैं इसका ठोस में बदलना, तरल या गैस पिंड का तरल का ठोस में बदलना, तरल का ठोस में बदलना। तो ये संघनन की क्रिया हुई। तो इस संघनन के कारण जो छोटे छोटे अणु विकसित हुए, इस केंद्र को ढकने वाले ये अणु विकसित हुए, केंद्र को ढकने वाले अणु विकसित हुए, केंद्र को ढकने वाले अणु विकसित हुए। और इन अणुओं के अंदर ससंजक बल के कारण ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ, संसंजक बल के कारण ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। और इन ग्रहाणुओं के सहवर्लित होने से, ग्रहाणुओं के सहवर्लित होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये तीसरे अवस्था के अंतर्गत ये ग्रह बन गया।
तो देखिए अब इसको आप दोबारा समझिए कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। कि प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत ये गैस व धूल के कणों की एक निहारिका है और इस निहारिका के अंतर्गत ये तारे पहले से ही मौजूद है। तारे गैसों का झुंड का समूह है। तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय बादल में एक क्राउड का निर्माण हुआ, इस केंद्र का निर्माण हुआ और एक क्राउड एक घूमती हुई एक तस्तरी है, एक घूमती हुई से तस्तरी का निर्माण हुआ। तो इसमें इस केंद्र को ढकने वाले जो पदार्थ है वो पदार्थ अणुओं के रूप में विकसित हुए और इन अणुओं के अंतर्गत इसमें क्या है, संघनन की क्रिया, संघनन के कारण तरल पदार्थ ठोस में बदल गए और इसमें पारस्परिक आकर्षण हुआ। इन अणुओं के अंतर्गत पारस्परिक आकर्षण यानी इनमें ससंजक बल लगा। ससंजक बल के कारण अणु ग्रहाणु में परिवर्तित हो गए। तो देखिए ग्रहाणु क्या होता है, तो जो ग्रहाणु है ये अणुओं का जो मतलब सम्मिलित रूप है वो ग्रहाणु कहलाता है और इसके बाद में ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ और ग्रहाणुओं के निर्माण से क्या है कि ये ससंजक बल के कारण पिंडों में परिवर्तित हो गए, पिंडों में और इस ग्रहाणुओं के सहवर्तलित होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो 3 स्टेप है। पहली अवस्था के अंतर्गत निहारिका विकसित हुई, निहारिका के अंतर्गत एक केंद्र बना, ये केंद्र घूमती हुई तस्तरी है और इस तस्तरी के अंतर्गत अणुओं के अंतर्गत बल लगा, अणुओं के बल के अंतर्गत बल लगने से ग्रहाणु बने और ग्रहाणु में ससंजक बल लगने के कारण ये ग्रहाणु आपस में चिपके और इसके कारण पिंडों का निर्माण हुआ और पिंडों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई यानी ग्रह बने। अब देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति यानी चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति तो देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो इसके संबंध में 1838 में जॉर्ज डार्विन एक विद्वान है। तो इन्होंने चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध के अंतर्गत जॉर्ज डार्विन में यह बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी प्लस चंद्रमा ये एक घूमते हुए पिंड के रूप में, ये पृथ्वी और चंद्रमा ये घूमते हुए एक पिंड है। ये जॉर्ज डार्विन ने यह बताया था कि पृथ्वी और ये चंद्रमा है ये एक ही था, एक घूमते हुए पिंड के रूप में था और इसके बाद में इसमें जो एक ये पिंड है तो ये पिंड एक डंबल के आकार में परिवर्तित हो गया। ये पिंड इस तरह से डंबल के आकार में ये परिवर्तित हो गया और बीच यानी किनारों से मोटा और बीच में पतला, ये बीच किनार से मोटा और बीच में पतला ये जो पिंड है ये डंबल के आकृति में हो गया। और इसके बाद में इसमें क्या है कि ये जो पिंड है ये यहां से बीच में से ये टूट गया, ये बीच से टूटा और जो टूटा हुआ भाग है ये टूटा हुआ भाग है ये अलग अलग हो गई, ये पृथ्वी अलग हो गई और ये टूटा हुआ भाग है ये इससे अलग से चंद्रमा बन गया, अलग से चंद्रमा बन गया। और जहां से ये टूटा, जहां पर ये गड्ढा बना तो वहां पर प्रशांत महासागर बना, प्रशांत महासागर। तो देखिए कि ये जो जॉर्ज डार्विन है, ये जॉर्ज डार्विन ये कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत एक पिंड था और एक पिंड से ये डंबलाकार आकृति में परिवर्तित हो गया और इससे हिस्सा अलग से टूटने के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और जहां से चंद्रमा टूटा उस जगह वर्तमान में प्रशांत महासागर है। लेकिन इस सिद्धांत को वर्तमान में विद्वान सही नहीं मानते। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की इस सिद्धांत को खंडन करते हुए आगे विद्वानों ने बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है। जिस तरह से हमने एक सिद्धांत पढ़ा था पहले जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, तो इसी प्रकार से जेम्स जीन्स के अंतर्गत दो पिंडों के मध्य टक्कर हुई। तो इसमें भी माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव हुई, एक्सीडेंट्स हुए। तो इस घटना को द बिग स्प्लिट कहा गया, बिग
स्प्लेट, जो चंद्रमा की उत्पत्ति है, इससे संबंधित सिद्धांत को क्या कहा गया कि द बिग स्प्लेट। और इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में पहले से ये मौजूद है, पृथ्वी का निर्माण हो चुका था और इसमें मंगल ग्रह से लगभग 1 से 3 गुने बड़े आकार का एक पिंड है। तो ये मंगल ग्रह से 1 से और 3 गुने बड़े आकार का पिंड है, ये पृथ्वी से आकर टकराया, ये पृथ्वी से क्या करा, टकराया, पृथ्वी से टकराया। और पृथ्वी से टकराने के कारण इसका ये कुछ हिस्सा यहां से टूट गया। तो ये पृथ्वी का जो हिस्सा टूटकर अलग हुआ है, ये पदार्थ जो अलग टूटा है, तो ये इसके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके पृथ्वी के कक्षा में ही घूमने लगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी एक ग्रह, और जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं उपग्रह। तो पृथ्वी की कक्षा में ये घूमने लगा, तो इस प्रकार से पृथ्वी से ये टुकड़ा टूटने के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है और चंद्रमा की उत्पत्ति को द बिग स्प्लेट कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही पृथ्वी बन गई, और पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से लगभग 1 से 3 गुने बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव के कारण पृथ्वी का कुछ जो हिस्सा है वो टूटकर अलग हो गया, अंतरिक्ष में बिखर गया, और ये बिखरा हुआ जो पदार्थ है ये पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा। तो जो पदार्थ ये चंद्रमा कहलाया। तो अब देखिए चंद्रमा की कुछ विशेषता है, चंद्रमा के बारे में क्या क्या इसकी विशेषता है। तो देखिए, एक तो जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा पृथ्वी के प्रकाश सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर वायु, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसमें गैसों को बनाए रखने के कारण असमर्थ है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, और चंद्रमा का आकार है वो पृथ्वी के 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए, आज हमने इस लेसन के अंतर्गत हमने बिग बैंग का सिद्धांत, तारों का निर्माण और इसके ग्रहों का निर्माण की प्रक्रिया, इसके साथ साथ में चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।